Assalamu alaikum viewers. The topic for today's session is sampling. But before proceeding further, just think for a while कि क्या ये मुमकिन है कि हम whole nation या entire population को study कर सकें? Humanly or practically it is not possible because of budget constraints and time constraints. That's why we draw a sample. As you can see in the slide, there are two images. Image 1 में Singaporean rice dish है. अगर हमें इस डिश के टेस्ट और इंग्रेडिएंट्स का आइडिया लगाना है तो हमें इसके 2 या 3 बाइट्स लेने होंगे. दैट्स हाउ वी ड्रॉ अ सैम्पल. और इस सैम्पल ड्रॉ करने से हमें पूरी डिश का आइडिया हो जाएगा. इमेज नंबर 2 में हमारे सामने बुक का एक टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स का पेज है. अगर कोई स्टूडेंट कोई किताब खरीदना चाहता है या लाइब्रेरी जाके बुक पढ़ना चाहता है तो व्हाट ही हैज़ टू डू इज़ ही हैज़ टू सी द टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स ऑफ दैट बुक. इस तरीके से वो ड्रॉ कर लेगा सैम्पल और ये आइडिया हो जाएगा व्हाट द होल बुक इज़ ऑल अबाउट. Now you have to derive the definition of a sample. So just guess for a while what is the definition of a sample with the help of these two images. Sample is basically the subset of a population. Sample represents the entire population और आपके sample में population के characteristics होने चाहिए. It means it should acquire the characteristics of the population. But sometimes things are not as simple as they seem to be क्योंकि researchers बास मर्तबा sampling bias का निशाना बन जाती हैं. इस concept को समझने के लिए हम 2004 US presidential elections की example को consider करेंगे. बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि दुनिया में हर जगह जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले ओपिनियन पोल करवाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि किस कैंडिडेट के विनिंग चांसेस ज़्यादा हैं. तो यूएस में भी 2004 में इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल करवाया गया जिसमें जॉन कैरी ने जॉर्ज बुश को डिफीट कर दिया. लेकिन इलेक्शन डे के रिजल्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर दिखा रहे थे. इन रियलिटी बुश वन दी 2004 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. तमाम का तमाम जो फ्लॉ हुआ या ओपिनियन पोल ने जो रिजल्ट्स गलत जनरेट किए उसके पीछे रीज़न ये था कि ओपिनियन पोल महज अर्बन एरियाज़ में करवाया गया. 1 नंबर 2 उन एरियाज़ में डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट बैंक ऑलरेडी मौजूद था. थर्ड अर्बन एरियाज़ के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो लोग यहाँ के लोग टेक्स सेवी होते हैं और उनका लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल अलग होता है जबकि रूरल एरियाज़ को कंसिडर ही नहीं किया गया और रूरल एरियाज़ की से को एंटरटेन ही नहीं किया गया. So moral of the story is sample was drawn on wrong grounds and it did not represent the entire US population. Now as you can see in the image there are 3 circles. एक blue circle है, एक purple circle है और एक red circle है. इसमें identify करना है आपने कि population क्या है, target population क्या है और sample क्या है. इसको हम study करेंगे online classes के context में. तो blue circle basically represent कर रहा है entire population. It means all those universities which are offering online classes, online teaching. Then we have the purple circle. Purple circle is basically we can have the target population. यानी वो यूनिवर्सिटीज़ हम कंसिडर करेंगे जो कि सिर्फ कराची बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर कर रही हैं. दे कैन बी 50+. The third red circle represents actually the sample क्योंकि practically हमारे लिए possible नहीं है, humanly हमारे लिए possible नहीं है कि हम 50+ यूनिवर्सिटीज़ को जो कि टारगेट पॉपुलेशन है हमारी उसको हम स्टडी कर सकें. दैट्स वाई वी कैन स्टडी ओनली 15, 20 और 25 यूनिवर्सिटीज़ एज अ सैम्पल. और ये इसलिए भी ज़रूरी है, आई नीड टू रिपीट, बिकॉज वी हैव द बजट कंस्ट्रेंट्स, वी हैव द टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड वी हैव द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. Then you can see we have types of sampling. Basically, on a broader context, there are 2 major types of sampling. One is probability sampling and second one is non-probability sampling. Probability sampling is based on randomization. Now the question arises कि randomization क्या है? Randomization is basically every single unit has an equal chance of being chosen और इसी बिना पे यहाँ पे biasness के chances बहुत कम हो जाते हैं.
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वांटिटेटिव रिसर्च में की जाती है, बट देर आर सम रिसर्च पेपर्स जो कि आपको मिलेंगे जहाँ पे क्वालिटेटिव या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी यूज़ की गई है, बट मोस्टली क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर की जाती है तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा ऑथेंटिक हमारे सामने आते हैं। पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हमारे पास हैं सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर, बट वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ इट बिकॉज आवर फोकस इज ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. Non-probability sampling is basically based on non-randomization. We intentionally select the participants जिसकी वजह से biasness के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और qualitative research में ज़्यादातर non-probability sampling ही की जाती है. So the focus of today's session is non-probability sampling. और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को इस लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे. द फर्स्ट एंड द foremost is convenience and haphazard. This is the most simplest one, as the name itself indicates. अगर आपने सर्वे करना है या रिसर्च करना है, वो पार्टिसिपेंट्स जो कि ईजिली अवेलेबल हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस सैम्पलिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं. इसकी सबसे कम क्रेडिबिलिटी है क्योंकि आप रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते और रिजल्ट्स ऑथेंटिक नहीं आते. इस सैम्पलिंग को हैफेजेड सैम्पलिंग भी इसी वजह से कहा जाता है कि यू आर कलेक्टिंग द डेटा क्विकली फ्रॉम whoever इज ईजिली अवेलेबल. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, आपके सामने एक न्यूज़ रिपोर्टर है, और न्यूज़ रिपोर्टर हमें टॉक शोज़ में भी नज़र आते हैं, हमें न्यूज़ रिपोर्टर मीडिया पे भी नज़र आते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर वो मार्केट में जाके ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान का जो नया बजट आने वाला है उससे आम लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा, तो मे बी देयर सब्जेक्ट एरिया वुड बी दोज पीपल हु आर नॉट रेलिवेंट. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में बाज़ दफ़ा हमारे पास नॉन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, आप स्टूडेंट से भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, एंड वी ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, तो हो सकता है कि उनका जो रिस्पॉन्स हो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. कुछ क्वेश्चंस आप ब्रेड विनर से, उन लोगों से भी कर सकते हैं जो कि ब्रेड विनर्स नहीं है. अगेन, ब्रेड विनर्स कैन नॉट कम अप विद द राइट रिस्पॉन्सेज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग विच enjoys little credibility. नेक्स्ट वी हैव द पर्पसिव सैम्पलिंग. ब्रैकेट में आप लोग देख रहे होंगे कि वी हैव टू सी एक्सट्रीम और डिविएंट केसेस. इमेज में आपको शो हो रहा होगा ग्रीन एप्पल्स आर देयर, एंड इन दोज एप्पल्स वन रेड एप्पल इज देयर. रिसर्च में जार्गन की ज़बान में हम इसको कहते हैं आउटलायर्स. इट मीन्स इन एक्सट्रीम और डिविएंट केसेस वी स्टडी द अनयूजुअल बिहेवियर. For example, we have a real life example of a kid whose name is Simons. He's 8 or 9 years old. He belongs to Belgium, and just in a 9 years of age, he has acquired Bachelor's of Electrical Engineering degree. And he's more willing to study artificial organs या artificial body के ऊपर ये स्टडी करना चाहता है. सो दिस इज़ अ डिविएंट केस या एक्सट्रीम केस. इस बच्चे का जो IQ है दैट इज़ 145, और एक आम आदमी का जो IQ लेवल होता है दैट इज़ अराउंड 100 और 110. सो वी कैन कंसिडर इस एग्जाम्पल इन एक्सट्रीम और डिविएंट केसेस. Likewise, in Pakistani context, we have another example of Arfa Kareem. She was also a prodigy who basically did her Microsoft certification at a very early age. So this was extreme or deviant cases. The next we have judgmental sampling. Judgmental sampling basically depend करती है एक क्राइटेरिया पे, यानी हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और उन लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं जिनके पास एक्चुअली में इंफॉर्मेशन हो देने के लिए. सो इट इज़ बेसिकली कॉन्ट्रेरी टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग. एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर वी हैव ग्लास सीलिंग इफेक्ट. हम ग्लास सीलिंग इफेक्ट पे अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लेंगे. नंबर वन, only those women will be considered who have already experienced glass ceiling effect. Number two, खवातीन का एज ब्रैकेट होना चाहिए 30 to 50 years. Criteria number three, only those candidates will give answers or responses who are foreign qualified क्योंकि उनका exposure ज़्यादा होता है. So judgmental में basically we judge the people on the basis of the criteria, those who are able to provide the information to us. Then we have the homogeneous cases. Homogeneity basically क्या होती है? People who share the similar characteristics or same culture. और अगर हम culture की बात करें तो culture
को हमने इथनोग्राफी में काफ़ी एट लेंथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। इथनोग्राफी इज़ बेसिकली ऑल अबाउट जिसमें हम लोगों के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और हु आर शेयरिंग द सेम बिलीफ सिस्टम, नॉर्म सिस्टम। सेकेंड, वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेट्रिएट्स। इसको हम सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। FDI बहुत इंक्रीज़ हो रही है पाकिस्तान में, चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स, चाइनीज़ एक्सपेट्रिएट्स बहुत आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस चाइना की एक कंपनी शिंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी, अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी कोई सब्सिडरी यूनिट क्रिएट करती है, अपनी डॉटर कंपनी क्रिएट करती है, तो एक रिसर्च टॉपिक ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ लोकल पीपल या लोकल वर्कफोर्स अबाउट द चाइनीज़ एक्सपेट्रिएट्स। तो ये इस तरह से जब भी आप इथनोग्राफी कंसिडर करेंगे तो उसमें होमोजेनस केसेस को एज अ सैम्पलिंग कंसिडर किया जा सकता है। Then we have the quota sampling. It also covers under the umbrella of purposive sampling. Quota sampling में सबसे पहले we have to draw the percentage. Percentage किस basis पे draw होती है? For that we need to see the demographic factors. वो demographic factors हैं, age है, gender है, education है, religion है, social class है और location है। Now the question is ये कोटा develop कैसे होता है? First of all we need to divide the population into specific groups, into strata, और फिर हर उस ग्रुप में से हम एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एक फिक्टिशियस एग्जांपल यू कैन सी इन द कॉलम नंबर 2। रोशन मुस्तकबिल एक NGO है, वो इजी टर्म्स पे नीडी पीपल को, नीडी पर्सनस को लोन्स देना चाहती है। सो इन दिस रिगार्ड यू नीड टू ड्रॉ द कोटा वेरिएबल्स फॉर दैट पॉपुलेशन। तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन कम अप विद द आंसर्स कि किस तरीके से कोटा जनरेट होगा या कोटा वेरिएबल्स जनरेट होंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। Here comes the answer. तो कोटा डेवलप हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि लोग फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में वी हैव एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल। इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे पास वो लोग आ जाते हैं जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं या जिनके पास एटलीस्ट 2 दिन का जो है वो कैश मौजूद होता है, 2 दिन की इनकम मौजूद होती है ऑफ देयर एंटायर सैलरी। दैट इज़ बेसिकली द इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें आपके ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं, स्वीपर्स हैं, ये लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। लोकेशन के बेसिस पे कोटा ड्राइव हो सकता है एंड इन दी एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेसिस पे कि लोग पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है या टोटली अनएम्प्लॉयड है। सो दिस इज हाउ द कोटा इज जनरेटेड। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू ड्रॉ द परसेंटेज फ्रॉम ईच कोटा, फ्रॉम ईच ग्रुप। The next we have the heterogeneous cases or heterogeneous sampling. As you can see, heterogeneous is basically all about maximum variation. जब हमें अपनी population में different variations को, differences को, diversity को study करना होता है, तो we go for heterogeneous cases. But you must be having a question over here कि इसके characteristics कोटा sampling से कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम minorities, ethnicities और वो लोग जिनको policy making में as such say का मौका नहीं मिलता है उनको हम कंसिडर कर रहे होते हैं, और हेट्रोजेनस में भी हम डाइवर्सिफाइड एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस? एज यू कैन सी इन द इमेज, अ पर्सन इज देयर who is hammering the percentage. It means the percentage is not defined in heterogeneous cases, in heterogeneous sampling. You simply divide the population into groups without considering the percentage. Then we have the next, which is theoretical sampling, which is mostly used in grounded theory. Grounded theory के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं. Grounded theory is all about creating or generating a theory. और ये theory कैसे develop होती है? You are following an iterative process. What is an iterative process? Data collection and data analysis is taking place simultaneously. So जब आप data collect करते हैं या data analyze करते हैं तो नई themes या नई categories emerge होती हैं. So those emerging theories are basically identifying the new sample size कि हमें मज़ीद data collect करने की ज़रूरत है और मज़ीद data इन जगहों से collect किया जा सकता है. So that is basically the theoretical sampling. क्या emerging theory ये identify कर रही है कि sample size should be increased or decreased.
Then we have the total population. As you can see, total population means you can study the entire population. लेकिन आपके जहन में यहाँ ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो बात का आगाज़ ही इस तरह से किया था कि we cannot study the total population because humanly it is not possible. Here the thing is that total population is basically actually very small in number, naturally very small, तो उसको स्टडी किया जा सकता है. यहाँ पे आपके पास सैम्पल फ्रेम भी मौजूद है. सैम्पल फ्रेम क्या है आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सैम्पल फ्रेम. यहाँ पे आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन का स्कोप है वो ज़्यादातर हेल्थ साइंसेस में. एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल. अ किड whose name is Sam Burns. He is 17 years old, who died at the age of 17 years old. He was suffering from a very rare disease named progeria. Progeria is basically a disease जिसमें किसी भी चाइल्ड की, किसी भी किड की बहुत रैपिड एजिंग हो जाती है, प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है. फिजिकल डेवलपमेंट एज सच नहीं होती, लेकिन फेशियल फीचर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एजिंग की तरफ गामजन होते हैं. सो दिस इज़ अ किड सैम बर्न्स जो कि 17 ईयर्स ऑफ एज के साथ जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया. इट्स अ रेयर डिजीज़. सो क्लिनिकल साइंसेज या हेल्थ साइंसेज में आप टोटल पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं और ये केसेस रिपोर्ट भी हो जाते हैं. दैट्स वाई वी आर सेइंग कि सैम्पल फ्रेम इज़ नोन. तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल है. Then we have the self selection sampling. सेल्फ सिलेक्शन में पार्टिसिपेंट्स खुद अपने आप को वॉल्टियर करते हैं और रिसर्चर अप्रोच नहीं करता. रिसर्चर महज सिर्फ अपने आइडिया को, अपनी रिसर्च को पब्लिश कर देता है या अनाउंस कर देता है और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स खुद वॉल्टियर करते हैं उस रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए. यहाँ पे ओपन हाउसेस की एग्जांपल को कंसिडर किया जा सकता है. स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस करती हैं ओपन हाउस सेशन. फिर जिस दिन पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको चेक किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया कि वाकई में ये रेलिवेंट केसेस हैं या नहीं, और फिर उन पे रिसर्च या उनको यूनिवर्सिटी टूर्स या कैंपस टूर्स करवाए जाते हैं. तो दैट इज़ बेसिकली अ सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. ये भी रेयर पॉपुलेशन के लिए होती है. बेसिकली इट वर्क्स ऑन रेफरल. आप इनिशियली कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लेते हैं और वो कॉन्टेक्स्ट फिर आपको फर्दर कनेक्शंस या आपको दूसरे लोगों से नेटवर्किंग या इंगेज करते हैं. ये सैम्पलिंग आपकी लीनियर भी हो सकती है एज यू कैन सी इन द इमेजेस, और साइक्लिक भी हो सकती है. एग्जाम्पल्स इसकी हो सकती हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल आप एक या दो ट्रांसजेंडर्स को जानते हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपका रिसर्च टॉपिक है, तो फर्दर वो ट्रांसजेंडर आपको दूसरे लोगों से कनेक्ट करेगा. सेम गोज़ फॉर होम स्कूलिंग चिल्ड्रन. आप एक या दो पेरेंट्स को जानते हैं जो कि होम स्कूलिंग करते हैं और वो पेरेंट्स फिर फर्दर आपको दूसरे लोगों से कनेक्ट करेंगे. सेम गोज़ फॉर ड्रग एब्यूज़ केसेस. आप एक या दो ड्रग एडिक्ट्स को जानते हैं एंड देन दोज ड्रग एडिक्ट्स विल कॉन्टेक्ट यू विद द अदर पीपल. सो दिस वॉज स्नोबॉल सैम्पलिंग. नाउ वी नीड टू डिस्कस द सैम्पल साइज के क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स अगर हमने करना है या क्वालिटेटिव सैम्पलिंग अगर हमने करनी, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पल साइज क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे सैम्पल की रिप्रेजेंटेशन मायने नहीं रखती. वी हैव टू गो फॉर द इंट्रेसीज ऑफ सैम्पल. इंट्रेसी मीन्स डिटेल ऑफ सैम्पल. वी कलेक्ट रिच डेटा, वी कलेक्ट रिच content, we do the in-depth analysis of each unit. So the intricacies, the detail of a sample matters rather the representation of a sample. Then we have to see as I mentioned earlier कि हमने आगे वाली स्लाइड्स में सैम्पल फ्रेम को डिस्कस करना है, लेकिन सैम्पल फ्रेम को डिस्कस करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन एलिमेंट. एलिमेंट इज़ बेसिकली द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन. फॉर इंस्टेंस अगर आप एक SME रन करते हैं और उसमें 200 वर्कर्स हैं तो एवरी सिंगल मेंबर और इंडिविजुअल इज़ एन एलिमेंट. Now the question is, as you can see in the red font, the question is अगर elements of a population में similarity ज़्यादा है तो what will be the sample size? Obviously the sample size will be small and vice versa. अगर elements of the population में similarity
बहुत कम है तो हमें सैम्पल साइज अपना इंक्रीज करना पड़ेगा. वी हैव टू गो फॉर अ लार्ज सैम्पल साइज. सो बेसिकली व्हाट इज द सैम्पल फ्रेम? सैम्पल फ्रेम इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. इट इज़ बेसिकली अ लिस्ट जहाँ पे तमाम तरह पॉपुलेशन की डिटेल्स मौजूद होती है. यू कैन सी अ एग्जाम्पल HSC वेब पेज जहाँ पर तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स मौजूद हैं. कितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी चार्टर्ड बाय सिंध है, कौन सी यूनिवर्सिटी चार्टर्ड बाय पंजाब है. सो दिस इज बेसिकली अ सैम्पल फ्रेम फॉर यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर. Then we have learning management system. Learning management system में we have the entire data of the students registered in that particular course and the teachers as well. Then with respect to HR context, human resource management में हमारे पास employee payroll से हमें idea हो जाता है who are actually the active employees and who are actually the employees who have left their jobs. इसी तरह पहले ज़माने में टेलीफोन डायरेक्टरीज हुआ करती थी. Now we have the directories digital in form. You can also take an example of yellow pages. Now the question is कि sample size qualitative research में या non probability में क्या होता है. यहाँ पे एक बहुत important point है. That point is called data saturation point. I again repeat, that factor is called data saturation point. Data saturation point ये है कि you need to stop collecting the data collection process. अगर आप मज़ीद कोई नई information, अगर आप मज़ीद कोई नई थीम्स, अगर आप मज़ीद नई कोई इंसाइट्स गैदर नहीं कर पा रहे, then you have to halt the data collection process. There is no need to repeat it again and again. For instance, आपने 6 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और 7th और 8th इंटरव्यू में वही थीम्स रिपीट हो रही हैं जो कि पिछले 6 इंटरव्यूज़ में कंडक्ट हो चुकी हैं. Now you have to stop data collection process. That is the data saturation point, which is the key element in non-probability sampling and qualitative research. Here you can see an examples. Here you can see a table, different approaches में different authors की क्या citations हैं और उनका क्या concept है कि किस study में कितने interviews conduct किए जा सकते हैं. You can pause the video and you can have a look at it कि phenomenology में, grounded theory में, narrative में हमें at least कितने interviews करने चाहिए और हमारे पास respective authors की citations भी मौजूद हैं. So in the end, we can have a summary of the entire lecture. We discussed about sampling today. We discussed about types of sampling जिसमें probability और non-probability आ जाती है. Probability sampling ज़्यादातर quantitative research में use होती है. It is based on randomization. Non-probability sampling ज़्यादातर qualitative research में use होती है and it is based on non-randomization. Further, we see the examples, we see the classification of non-probability sampling with the real life examples. Thank you so much.